this is Nisma Amir with another episode of our amazing program Meet the CEO, जिसका मकसद है पाकिस्तान के कामयाब तरीन CEOs को डिस्कवर करना और आपसे मिलवाना so that you can learn from their success and the struggles behind their journey. Today we're going to meet Dr. Amanullah Bismil, CEO of BM Homeopathic Pharmaceuticals. He has passionately given 40 years to the field of homeopathy, and his dedication gave a new horizon to the homeopathic manufacturing industry in Pakistan. Hello sir, welcome to our show. It's a great pleasure to have you with us. Thank you very much. सबसे पहले we would want to know about you. कहाँ से आपकी जर्नी का आगाज़ हुआ, प्रोफेशनल लाइफ कैसे शुरू हुई? Just tell us a little more about yourself first. Thank you very much first of all calling me and giving me an opportunity over your forum. मेरी जर्नी का आगाज़ जो मेरी पर्सनल जर्नी है वो मेरी जर्नी मेरी फैमिली से स्टार्ट होती है. We started this profession in 1890. Okay. When my grandfather started this profession. Then it is 1945 when my father entered in the profession. Then my journey started in 1980, about 40 years back. This was our journey towards the profession because it was a forefather profession. So I entered in the profession following the footsteps of my forefathers. जैसे आप बता रहे हैं कि this was a family business, it was running in your family. तो क्या ये रीज़न थी कि ग्रैंडफादर कर रहे थे, फादर कर रहे थे एंड देन यू स्टेप्ड इन, या आपको लगता है कि कोई आपका भी पैशन था टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ होम्योपैथी? एक्चुअली मेरा इस प्रोफेशन में आने का जो पैशन था एज ए प्रोफेशनल, एज ए डॉक्टर, वो तो देख के था कि माय ग्रैंडफादर, माय फादर. मेरा पैशन था उनको देख के कि मैं इसी फील्ड में जाऊंगा. बट मेरा पैशन दो हिस्सों में तकसीम था. My father used to import homeopathic medicines from different countries. तो मैं उनको पूछता था कि ये आप क्यों मंगवाते हैं बाहर से, यहाँ क्यों नहीं है? कहते हैं यहाँ पर मेडिसिन इतनी बनती नहीं है. तो मैंने कहा जितने डॉलर आप लोगों को दे रहे हैं उतने फिर वापस भी लेने को वक्त आया कि हम खुद बनाएं और हम खुद इसके ऊपर काम करें. अच्छा, तो there was this passion. There was this passion. जो आपकी कंपनी है BM, which is world known for the in the field of homeopathy, उसके अंडर, उसकी अम्ब्रेला के अंडर किन किन कैटेगरी के जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं वो बन रहे हैं इस वक्त? BM Homeopathic Pharmaceuticals basically started its baseline way back 40 years back. Okay. और बुनियादी तौर पे इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट जब लॉन्च किए तो जेनेरिक प्रोडक्ट्स, जेनेरिक वो प्रोडक्ट होता है जिससे मेडिसिन बनाई जा सकती हैं आगे. सही. क्योंकि बुनियादी तौर पे जब जेनेरिक ही नहीं होगा किसी के पास तो प्रोडक्ट कैसे बनेगी? क्योंकि जेनेरिक एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है. बिल्कुल. उस एक्टिव इंग्रेडिएंट की बुनियाद होगी तो आप प्रोडक्ट आगे फार्मुलेट करेंगे. सही. तो वी स्टार्टेड इन वे बैक 40 इयर्स बैक. हमने जेनेरिक स्टार्ट किए, कुछ 300 जेनेरिक्स हमने लिए. ओके. इन द बिगिनिंग. वाओ. देन हम इसके डिफरेंट डाइल्यूशंस, डिफरेंट टाइट्रेशंस में गए. फिर उससे हमने कॉम्बिनेशंस की लाइन स्टार्ट की. अब इसकी अगर कैटेगरी की बात कर रही हैं तो कैटेगरी में होम्योपैथिक मदर टिंक्चर्स, होम्योपैथिक डाइल्यूशंस, होम्योपैथिक ट्राइचुरेशंस, होम्योपैथिक फ्लावर रेमेडीज, होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन सिरप्स, होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन टैबलेट्स, होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन ड्रॉप सीरीज. ये सब वो कैटेगरीज हैं जो होम्योपैथी के अंदर डिफरेंट फार्मुलेशंस के साथ फार्मुलेट की जाती हैं. एंड एट प्रेजेंट we are more than 600 homeopathic generics produce कर रहे हैं, and not only produce, we are even supplying to different local industries जो उससे आगे अपनी प्रोडक्ट भी तैयार करते हैं. अच्छा, ऐसी किसी मेडिकल कंडीशन या डिजीज़ के लिए आप लोगों ने काम किया हो जिसके बारे में पाकिस्तान में पहले ना काम हुआ हो? BM Homeopathic Pharmaceuticals की बुनियाद में अगर उसके प्रोडक्ट लाइन को देखा जाए तो BM ने हमेशा ही एक नई से नई लाइन को टच किया है. सही. अगर मैं आज से 10 साल पीछे चला जाऊँ तो 10 साल पहले हमारे पास ऑटिज़म के हवाले से इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आती थी. अच्छा. कि ऑटिज़म के ऊपर BM क्या कर रहा है. सही.
वी स्टार्टेड टू डेवलप ऑटिज्म सीरीज Wow. और इस वक्त हमारे ऑटिज्म के 5 प्रोडक्ट डेवलप्ड हैं Okay. नॉट ओनली इन पाकिस्तान, वी आर Okay. एक्सपोर्टिंग दीज टू ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज जबरदस्त. ऑटिज्म डिसऑर्डर के ऊपर। अच्छा. सेकेंडली हमने एक इन्फा हेल्थ सीरीज इंट्रोड्यूस की। इन्फा हेल्थ सीरीज जो है ये भी गालिबन अगर मैं कहूँ कि वर्ल्ड में नहीं तो मिनिमम एशिया में ज़रूर ये बीएम होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल ने एक ऐसी सीरीज़ इंट्रोड्यूस की है, इन्फा सीरीज़, इन्फेंट सीरीज़। ऐसे बच्चे, फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को मेडिसिन देनी है, उसकी उम्र 2 साल है, 1 साल है, 3 माह है, 6 माह है, तो आप चम्मच पकड़ेंगे, बच्चा पकड़ेंगे, बच्चे को हाथ बाजू उसके पकड़ेंगे, उसका मुंह पकड़ेंगे, उसके हमने वो सारे स्टेप एलिमिनेट कर दिए। वो इंट्रोड्यूस्ड इस स्प्रे Okay. एंड इट्स डिलीशियस टेस्टी स्प्रे। बच्चा खुद मुंह खोलेगा कि हाँ मेरे मुंह में आप वाकई being a parent, it's the hardest when you It's the have to hardest way. medicate your child. हमने डेंटिशन, पूरी दुनिया में डेंटिशन जो है उसके लिए टैबलेट इस्तेमाल होती है, लेकिन बीएम ने जबरदस्त। डेंटिशन ईज करने के लिए बच्चों में स्प्रे दिया। 2-3 अच्छा। टाइम्स अ डे बच्चे के मुंह में स्प्रे कीजिए और जो है वो बच्चे के इजीली दांत निकलना शुरू हो जाएंगे। डायरिया है उसके लिए भी हमने स्प्रे इंट्रोड्यूस किया। बच्चों में कॉलिकी बेबीज होते हैं, Yes, रात को सोते नहीं हैं, बिल्कुल। पूरी रात जागना पड़ता है, जी। जस्ट गिव 2 स्प्रे इन द माउथ, चाइल्ड विल हैव a sound sleep। I think we all parents need to get all of these sprays. सीरीज में They're sounding very attractive. इन्फा सीरीज में 10 प्रोडक्ट्स जो हैं स्प्रे सीरीज में बीएम ने पाकिस्तान में अपनी मुकम्मल, इस टुक अस अबाउट 5-6 इयर्स। Okay. इसके बाद जाके हमने इस सीरीज को जो है वो पाकिस्तान के मार्केट में दिया ताकि लोग इजी हों, पेरेंट्स इजी हों। और बिल्कुल. सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा जो है वो पैनिक ना हो, वरना बच्चा मेडिसिन की बोतल दे के भाग जाएगा। बिल्कुल, वो एक स्केयर अटैच लेकिन हमारी बोतल दे के वो कोशिश करेगा कि माँ छुपा के कहाँ रखती है, मैं दोबारा पीऊंगा इसको। सही, जबरदस्त। दैट इज ग्रेट। जनरली होम्योपैथी की जो फील्ड है वो, आप अगर जनरल पब्लिक की बात करें तो एक क्यूरियोसिटी रहती है, पीपल वांट टू नो मोर, और इतनी वाइड स्प्रेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, स्पेशली ऑन द टेक्निकल साइड। तो उस बारे में आई वांट टू फोकस मोर सो दैट यंग प्रोफेशनल्स जो इस पे कल को परसू करना चाहते हैं वो उनको भी हेल्प आउट हो। क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ करके जो है ये सारी मेडिसिन्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं? इज़ देयर अ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी जो कोई बाहर से आती है या कोई मशीनरी? हाउ डज इट वर्क? मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड्स में जितनी भी मशीनरी इस्तेमाल होती है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की मशीनरी ऑलमोस्ट सेम होती है। अच्छा। ऑलमोस्ट सेम होती है, Okay. मास वाई चंद एक स्टेप्स का फ़र्क होता है। ओके। फॉर एग्जांपल पहला स्टेप है, जैसे मैंने आपको शुरू में एक लफ्ज़ यूज़ किया कि होम्योपैथिक जेनेरिक्स हम लोग बनाते हैं। अब जेनेरिक बनाने के लिए होम्योपैथिक मदर टिंक्चर प्रोड्यूस किया जाता है। अब मदर टिंक्चर प्रोड्यूस करने के लिए आजकल के दौर में बहुत मोस्ट मॉडर्न मशीनरी जो है ना वो आ चुकी है, उसको बीएम में इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज अगर हम कन्वेंशनल मेथड्स पे चले जाएं तो 100 लीटर मदर टिंक्चर बनाने के लिए यू हैव टू वेट फॉर 10-15 डेज। यहाँ तो थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स मदर टिंक्चर इज रिक्वायर्ड ऑन डेली बेसिस टू मैन्युफैक्चर योर प्रोडक्ट्स, टू एक्सपोर्ट एंड टू यूटिलाइज इन डिफरेंट फार्मूलेशंस। अब अगर हम दूसरे स्टेप पे चले जाएं कि मोस्ट मॉडर्न मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए हम ऑटोमाइजेशन में हैं, हम कोशिश करते हैं कि मैन टच को मिनिमाइज रखा जाए, और उसके लिए जो टैबलेटिंग मशीनरी है या सिरप लाइंस हैं वहाँ भी हमारा जो तकरीबन अगर हम कह लें तो 70% इज़ द ऑटोमाइजेशन मेथड, 30% इज़ द मेथड के जो आगे पैकिंग शैकिंग के एरियाज होते हैं वो जो हैं वो क्वालिटी कंट्रोल को कैसे आप लोग? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। देखिए, बुनियादी रॉ मटेरियल से लेके, जैसे रॉ मटेरियल की परचेज में रॉ मटेरियल में हर्ब्स हैं, बिल्कुल, सिंथेटिक्स हैं, यस, केमिकल्स हैं, या अगर आपने एक एनिमल का पार्ट मंगा लिया है तो उस एनिमल को कैसे टेस्ट किया जाएगा इस पार्ट को कि ये वही स्टैंडर्ड है जिस स्टैंडर्ड आगे मेडिसिन में यूज होना है? सही। द आंसर इज वी आर फॉलोइंग यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ओके, विच इज ए होम्योपैथिक यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। उस फार्माकोपिया के अंदर हर प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड है। ठीक हो गया। कैसे आएगा, कैसे टेस्ट होगा, कौन कौन से स्टैंडर्ड वो पूरे करेगा, जो हमारे अंदर लैब्स लगी हुई हैं। वी हैव एनालिटिकल लैब, केमिस्ट्री लैब, वी हैव फार्माकोगनोसी लैब, वी हैव माइक्रोबायोलॉजी लैब। 4 ऑफ आवर लैब्स टेस्ट ऑल द स्टैंडर्ड्स जो फार्माकोपिया के अंदर लिखे होते हैं। सही। और हम सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की बात नहीं करते, we mostly follow 5 pharmacopoeias which is duly recognized by the government of Pakistan. Okay. Drug Regulatory Authority of Pakistan जब से enforce हुई है, जब से एक्ट enforce हुआ है,
ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी किसी भी अल्टरनेटिव सेक्टर को स्पेयर नहीं करती, वो स्टैंडर्डाइज करवा के ही प्रोडक्ट को मार्केट में लिस्टमेंट देती है, वरना वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आ सकता। That is very, और ना ही वो एक्सपोर्ट में जा सकती है। That is very satisfactory Yes. to know. Raw materials का इतना important role है in homeopathy specially, तो उनका क्या एक आपने कोई benchmark रखा हुआ है कि इन benchmark से अगर ये raw material गुजरेगा तो ही हम इसको utilize करेंगे? How is that process? Because इसमें the ingredient is so important. बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है और बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चन है आपका, क्योंकि होम्योपैथी का पहला स्टैंडर्ड जिसे पब्लिकली और लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि लोग समझते हैं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है, वो हर्ब्स होती हैं। ऐसा नहीं है। होम्योपैथी के अंदर बेसिक जो सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल हैं उसमें मेडिसिनल हर्ब्स हैं, जो कि डिफरेंट पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, कोई हर्ब पाकिस्तान में नहीं होती, इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। प्रोडक्ट की लाइन में जो सोर्सेज हैं उसमें हर्ब्स हैं, केमिकल्स हैं, जूलॉजिकल आइटम्स हैं जिसमें एनिमल्स हैं, पार्ट्स ऑफ एनिमल्स हैं, जूलॉजिकल आइटम से तैयार होने वाली आइटम्स हैं, देयर मोर देन 100, और जो मेडिसिनल प्लांट से मेडिसिन तैयार होती हैं दे आर मोर देन 700. Exports is also a very important aspect and something that I wanted to inquire on कि exports में क्या role है BM का, कितने products हैं और कितनी countries हैं जहाँ तक जो है BM export कर रहा है? BM started its export officially, legitimate export we started in 1994. Okay. And this is 2021. We are exporting right now 22 countries. हमारे जो मेजर कंट्रीज़ हैं जहां हमारा एक्सपोर्ट का एक अच्छा वॉल्यूम है, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़। एक्सपोर्ट का एक अच्छा मार्जिन है वहाँ पे हमारे पास। अच्छा। देन हम एशिया में आ जाएं। अब एशिया में हमारे साउथ ईस्ट एशिया में जितने ममालिक हैं, फिलीपीन, मलेशिया, सिंगापुर, ये सारे so there's a broad network of countries where you're catering to. That is great. और हम अपने हमसाये में बांग्लादेश is one of our big client. We have also supplies our generic products to the industries जो manufacture करती हैं, वो raw material हम produce करके यहाँ से sell out करते हैं। अच्छा। और वो आगे अपने product produce करके उनकी help से worldwide sell out करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह in the race of export, BM stands among top 3 companies of Pakistan in homeopathy, जिसके एक्सपोर्ट का एक रीजनेबल और बड़ा अच्छा एक कंट्रीब्यूशन है। आई एम श्योर कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे जैसे वक्त इवॉल्व हो रहा है, मेंटल कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस नई नई भी सामने आती रही हैं, तो हाउ इम्पॉर्टेंट डू यू थिंक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़, एंड BM जो है वो कितना एक्टिवली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंक्शनल है? एवरी होम्योपैथिक इंडस्ट्री पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड उसे अपना R&D फंड रखना चाहिए। बिल्कुल सेम एज इट इज़ इन BM। और BM का R&D फंड के लिए स्पेशल हमने एरिया मुख्तस किया हुआ है। ना सिर्फ ये हमने मुख्तस किया हुआ है बल्कि वी हैव कस्टमाइज्डली एन R&D ऑफिसर, ग्रेट, जो कि एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होता है। सही। और वो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट जो होता है वो अपनी टीम के साथ मिलके जो नई प्रोडक्ट, नई डिजीज़, नए मसाइल आ रहे होते हैं, उनकी जो कंप्लेंट्स आ रही होती है उसके ऊपर उसकी R&D चल रही होती है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा फीवर आ गया है कि जो ऑलरेडी जिसके सिम्टम ही नहीं थे पहले, वो नए आ गए, वो देख रहे हैं कि मार्केट में ऑलरेडी ये फीवर सिरप मौजूद है, क्या अमेंड किया जाए, क्या नई चीज़ लाई जाए कि इन सिम्टम को कवरेज दी जाए। इसी तरह और बहुत सारी बेशुमार मेडिसिन है जिसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके फार्मूलेशन की डेवलपमेंट को इम्प्रूव किया जाए। एंड आई थिंक दैट इज़ ओनली हाउ अ कंपनी कैन ग्रो टू एन इंटरनेशनल लेवल। जैसे आपकी कितनी इंटरनेशनल प्रेजेंस है थ्रू एक्सपोर्ट्स और लोकली भी, तो वो मेरा ख्याल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बगैर तो आप स्टैग्नेंट हैं। और ये कोई ज़बानी जमा खर्च नहीं होता, इस R&D में इंटरनेशनल रेफरेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। ये नहीं है कि मैंने एक ख्वाब देखी, सुबह उठा, मैंने उसका मेडिसिन बना दी, नहीं, हमें पूरे डॉक्यूमेंट, रेफरेंस, एविडेंस, क्वालिटी कंट्रोल, फिर क्वालिटी कंट्रोल के मेजर्स, स्पेशली जो नया प्रोडक्ट डेवलप हो बिल्कुल होगा, उसके बगैर मार्केट प्रोडक्ट नहीं जाता। इट्स अ वेरी टेक्निकल फील्ड। इट इज, इट मस्ट बी। कोविड की इतनी एक लंबी एंडलेस जर्नी जो है वो चल रही है, तो होम्योपैथी की फील्ड में या स्पेसिफिकली आपकी कंपनी ने अभी तक कोई ऐसी प्रोडक्ट या उस पर काम हो रहा हो या डेवलप की हो जो प्रिवेंटेटिव हो या क्यूरेटिव हो, उसके बारे में कुछ बताएं। इट इज़ अगेन ए वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन, और इसका जवाब बड़ा सिंपल वर्ड्स में मैं ऑलरेडी कई इंटरव्यूज़ में
भी ये बता चुका हूँ कि कोविड के अंदर होम्योपैथी की मेडिसिन 100 ईयर्स पहले से ही लिटरेचर में मौजूद है। बाय द नेम ऑफ कोविड मौजूद है, बाय द नेम ऑफ कोविड सिम्टम्स मौजूद है। ओके। लेकिन बात यह है कि हर चीज़ को अगर आपने इस्तेमाल करा के रिज़ल्ट लेने हैं तो उसको पैट्रोनेज चाहिए होती है। गवर्नमेंट आज अनाउंस कर दे पैट्रोनेज के होम्योपैथिक सेक्टर को हम हर हॉस्पिटल में पैट्रोनेज देते हैं, वो हमारे जनरलाइज जो केसेस आ रहे हैं, भरमार हो रही है, उनको होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीट करें। मैं इस बात को इंश्योर करता हूँ, मैं तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ इंश्योर करता हूँ कि 70% कोविड पेशेंट्स जो हैं वो किसी भी सीरियस थ्रेट पे फॉल ही नहीं करेंगे। तो अगर हम कंपेयर करें हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं एज अपोज टू द जर्मन प्रोडक्ट्स, तो आपको कोई डिफरेंस फील होता है क्वालिटी में, उनकी परफॉर्मेंस में? जो प्रोडक्ट पाकिस्तान में जो मदर टिंक्चर या जो स्टैंडर्ड बना है उसी स्टैंडर्ड को आप जर्मन फार्माकोपिया पे जर्मन भी चेक कर लें और फ्रेंच भी चेक कर लें और पाकिस्तान का भी चेक कर लें। ओके। वो एक ही स्टैंडर्ड के ऊपर जब सारे टेस्ट आ रहे हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज हियर, Difference is here, definitely. difference is not in the product. वेलकम बैक टू आवर शो। आपके ख्याल से गवर्नमेंट को ऐसे क्या मज़ीद जो है मेजर्स लेने चाहिए फॉर द होम्योपैथी फील्ड ऑन द होल, एंड स्पेशली सो दैट हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी ऑगमेंट हों होम्योपैथी में? मैं क्योंकि इसमें खुद भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अभी तक गवर्नमेंट ने जितने स्टेप लिए हैं ना, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद के ऊपर या दीगर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इसके ऊपर जो लिए हैं, उन स्टेप्स की बुनियाद पे मैं ये समझता हूँ कि हमें एक अच्छी जो है वो सपोर्ट मिल रही है, मगर अभी भी देयर इज़ लॉट टू डू। फॉर एग्ज़ाम्पल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के सर्टिफिकेट जो हैं हमें वो कंट्री स्पेसिफिक सर्टिफिकेट मिलते हैं, जबकि हमारे जो दूसरा अपोनेंट सेक्टर है उन्हें जनरलाइज जीएमपी सर्टिफिकेट मिलता है, उन्हें 3 साल के लिए मिलता है, हमें एक साल के लिए मिलता है। हमें हर साल बाद अपनी जीएमपी के लिए रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ता है, फिर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। एक कंट्री का ख़त्म हुआ, अब 22 मुल्क हैं, आई हैव टू गेट 22 सर्टिफिकेट्स। और इसके अलावा कुछ एक्सपीडाइट और फास्ट ट्रैक पे काम करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी कुछ साल हुआ या 10 महीने हुए हैं एक्सपोर्ट डेस्क स्टार्ट किया है ब्रैब इस्लामाबाद में। अच्छा। इट रियली वर्क वेरी वेल। इसने एक अच्छा हमें सपोर्ट किया है और इसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट में कुछ और इम्प्रूवमेंट भी आगे नज़र आएगी। बट गवर्नमेंट को चाहिए कि इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए, मैक्सिमम रेवेन्यू पाकिस्तान में लाने के लिए, अच्छा। इसके सेक्टर एक्सपर्ट्स को इस फील्ड के अपनी कमेटीज़ में, अपने जो कंसल्टेंसी बेंच हैं उनके अंदर उनको इनकॉर्पोरेट करें। अच्छा, सो थ्रू योर रोल इन HCPA यू हैव डन अ लॉट फॉर द फील्ड। आपने बहुत ज़्यादा इसको रेगुलेट भी किया है। थोड़ा सा हमारी ऑडियंसेस को बताएं अबाउट व्हाट दैट बॉडी स्टैंड्स फॉर, और आपने ऐसे क्या इक़दामात किए हैं जिनसे जो ये फील्ड है उसने बेनिफिट लिया है? बुनियादी तौर पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बगैर आपकी सुनवाई वो नहीं हो सकती इंडिविजुअल के तौर पे जो एक इंस्टीट्यूशन कर सकता है। बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि PPM में है, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, इसी तरह और जितनी भी एसोसिएशंस हैं। होम्योपैथी के अंदर भी एसोसिएशन जो है दैट वाज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। बिल्कुल। उस एसोसिएशन को रिक्वायर करवाने के लिए होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल एंड केमिस्ट एसोसिएशन को जी हम लोगों ने लाइसेंस करवाया डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। ओके। हमने जितने मैन्युफैक्चरर्स थे उनको इसका मेंबर लिया, जितने इंपोर्टर्स थे उनको इनका मेंबर लिया, एक्सपोर्टर्स को इसका मेंबर लिया। यू ऑल्सो गो ऑल ओवर द कंट्री फॉर वर्कशॉप्स, और आप ट्रेनिंग्स भी देते हैं होम्योपैथी की फील्ड से रिलेटेड। तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है अभी तक, और आपको कितना पोटेंशियल नज़र आता है फॉर द फील्ड ऑफ होम्योपैथी? ट्रेनिंग सेशंस की बात है तो मैं आई विल नॉट कॉल इट ए ट्रेनिंग सेशन, क्योंकि मैं खुद भी अपने आप को स्टूडेंट ही समझता हूँ आफ्टर 40 ईयर्स भी। मैं इसको हमेशा नाम देता हूँ नॉलेज शेयरिंग सेशन। मैं जब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ तो मैं हमेशा उनसे ये कहता हूँ कि आज की गुफ्तगू में हम जितनी बातें करेंगे, कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, लिहाजा हम अपने आपके अंदर इंटरेक्शन रखेंगे क्वेश्चन आंसर्स का। बिल्कुल। कि जितनी बातें हो रही हैं मुझे साथ साथ क्वेश्चन करते जाएं, मैं साथ साथ जवाब देता जाऊँगा। कुछ मैं क्वेश्चन करूँगा जो मुझे नहीं समझ आएगा, आप देंगे तो हमारा सेशन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, हम इसमें ज़्यादा कामयाबी के साथ जाएंगे। मैंने इस वक्त तक पाकिस्तान में
ऑलमोस्ट कोई 88 सेशन मैं कर चुका हूँ। Wow. That And is a not great in number. not in only Lahore, it is in Balochistan, in Zabardast. KPK, सवात, कराची, मतलब यू नेम द सिटी ऑफ पाकिस्तान, हत्ता कि मैं छोटी छोटी जगहों पे गया हूँ, बवाना, हाफिजाबाद, मैंने वहाँ भी सेशन किए हैं जाके। लाहौर सिटी में बैठने वाला मौलज के पास नॉलेज डिफरेंट होगा, अवेयरनेस डिफरेंट होगी, बिल्कुल, पेशेंट डिफरेंट होगा, बिल्कुल। अब अगर बवाना जैसे इलाके में और हाफिजाबाद जैसे इलाके में, पिंडी भटिया जैसे इलाके में और छोटी छोटी पेरीफ्रीज में जो लोग बैठे हुए हैं, उनमें जब आप 25-25, 50-50 डॉक्टर्स को बिठा के उनको अपग्रेड करेंगे, उन्हें बताएंगे कि यार आपके पास मरीज़ आया है, ECG लेकर आया है, आपने पढ़नी कैसे है, हाँ। अपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ले आया है, आपने देखनी है कि इसमें गुर्दे की पथरी कहाँ आ रही, कितने साइज़ की है, क्या आप कर भी सकते हो कि नहीं। ये नॉलेज शेयरिंग है। ज़बरदस्त। इस नॉलेज शेयरिंग में मेरे साथ जो चलने वाले लोग हैं पूरे पाकिस्तान से, इसे ह्यूज प्रैक्टिशनर्स जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मिल के नॉलेज शेयरिंग में जो हम आपस में शेयर करते हैं वो फिर आगे अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, जिससे एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। नाउ आई एम इन द कैटेगरी ऑफ सीनियर सिटीज़न। मेरी जो ट्रैवलिंग होती है बहुत ज़्यादा, उसमें कुछ मेरी सेहत के मसाइल की वजह से आई हैव स्टार्टेड माई ओन यूट्यूब चैनल। ज़बरदस्त। और उसके ज़रिए अब मेरे सेशन स्टार्ट हो गए। होम्योपैथी की फील्ड है, उसमें जर्मन प्रोडक्ट्स का काफ़ी एक सिलसिला है और उनका नाम है, तो अगर हम कंपेयर करें हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं एज अपोज टू द जर्मन प्रोडक्ट्स, तो आपको कोई डिफरेंस फील होता है क्वालिटी में, उनकी परफॉर्मेंस में? ऑलरेडी एक बहुत बड़े झगड़े से गुजरा हूँ मैं इसी बात पे। मैंने ये चैलेंज दिया है बहुत सारे फोरम्स पे कि जो प्रोडक्ट पाकिस्तान में जो मदर टिंक्चर या जो स्टैंडर्ड बना है उसी स्टैंडर्ड को आप जर्मन फार्माकोपिया पे जर्मन भी चेक कर लें और फ्रेंच भी चेक कर लें और पाकिस्तान का भी चेक कर लें। ओके। वो एक ही स्टैंडर्ड के ऊपर जब सारे टेस्ट आ रहे हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज हेयर, डिफरेंस इज हियर डेफिनेटली, डिफरेंस इज नॉट इन द प्रोडक्ट। ओके। और हर कंपनी बना भी नहीं रही। पाकिस्तान में तो 4-5-6 कंपनीज हैं बिल्कुल। जो ये जेनेरिक प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में दे रही हैं और इनके स्टैंडर्ड और उनके स्टैंडर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। देयर इज द सेम स्टैंडर्ड्स। हाँ, डिफरेंस है प्राइस में। अगर वो 900 की है तो ये 200 की होगी, तो वो फिर अब माइंडसेट आ जाता है कि भाई 900 वाली बहुत महंगी है, ये बहुत अच्छी होगी। ये जो हम मार्केटिंग में भी पढ़ते हैं, द हायर द प्राइस, तो एक इम्पैक्ट आता है और फिर एक इंटरनेशनल टैग से हम बहुत इम्प्रेस होते हैं। आई थिंक ये भी एक लेकिन बात ये है कि ये एक डिलेमा है। हाँ। और मैं इस डिलेमा को बहुत हद तक कोशिश कर रहा हूँ निगेट करने की। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ हमारी कंजम्पशन मोर देन 70% एक्सपोर्ट के अलावा, अगर मेरे मुल्क में मेरे ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया हुआ प्रोडक्ट मेरी मुल्क की सबसे बिलो द पॉवर्टी लाइन वाला अगर बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकेगा तो मुझे प्रोडक्ट बनाने का फ़ायदा। अच्छा, जैसे अभी हम यही बात कर रहे थे कि होम्योपैथी जो है उसको मज़ीद मेन स्ट्रीम करने की हमें ज़रूरत है क्योंकि इतनी एक बेनिफिशियल फील्ड है ये। जब बात आती है एजुकेशन की, डिग्रीज़ की, करिकुलम की, तो आपके ओपिनियन में क्या ऐसे मेजर्स या स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिनसे ये ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो, इसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी मिले और लोगों में जो एक इम्प्रेशन है कि डॉक्टर इज़ अ डॉक्टर, होम्योपैथ इज़ अ होम्योपैथ, हाउ डू यू थिंक वी कैन ब्रेक आउट ऑफ इट? पब्लिक के दिमाग में अभी तक ये बात वाकई क्लैरिटी के साथ नहीं है कि मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, वो क्वालिफाइड है नहीं है या क्या क्वालिफिकेशन कीप करता है वो। आई हैव बीन सर्विंग इन द कैपेसिटी ऑफ एज चेयरमैन एग्जामिनिंग बॉडी पाकिस्तान फॉर होम्योपैथिक सेक्टर। ओके। मैं होम्योपैथिक काउंसिल के अंदर अबाउट 15 years आई स्पेंट एट डिफरेंट स्पैन्स। सही। मेरा फ्रॉम द डे फर्स्ट एंटिल माई लास्ट टेन्योर आई वॉज कीपिंग वन ड्रीम इन माई ब्रेन कि जो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है इसे फिल फॉर होम्योपैथिक काउंसिल से डी लिंक कर देना चाहिए। होम्योपैथिक काउंसिल शुड रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू रजिस्टर द होम्योपैथ डॉक्टर्स, टू रिन्यू द होम्योपैथिक डॉक्टर्स registration licenses and to regulate the homeopathic colleges imparting homeopathic medical education। बिल्कुल। ये उनके 2 स्ट्रीम काम होने चाहिए। जो कैरिकुलम बनाना, इम्तिहान लेना, रिजल्ट लेना, इनका काउंसिल से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अनटिल अनलेस ये सिस्टम काउंसिल के अंदर रहेंगे, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन का वो स्टैंडर्ड, वो मेयार, वो एहतराम, वो रिस्पेक्ट अचीव नहीं हो सकेगी।
अगर ये उठा के यूनिवर्सिटीज़ को इम्पार्शली दे दिया जाए, जैसे मैट्रिक का इम्तिहान कौन ले रहा है? बिल्कुल, बोर्ड ले रहा है। मेडिकल एजुकेशन का, नर्सिंग का इम्तिहान कौन ले रहा है? नर्सिंग काउंसिल तो नहीं लेती ना। you're so right. जब तक इम्तिहानी निज़ाम आप सेपरेट करके एक मैदान नहीं खोलते तो क्वालिटी खुद बहुत फिल्टर होकर ऊपर आ जाएगी। बिल्कुल, गवर्नमेंट को इस बारे में जितनी जल्दी हो सके, मैंने अपने लेवल पे बड़ी कोशिश की थी और मैं किसी हद तक कामयाब भी हो गया था, बट माय टेन्योर एंडेड एंड देन द थिंग्स केम बैक। आई थिंक ये वही बात है ना कि पैटर्नेज देने वाली, क्योंकि जब आप पैटर्नेज देंगे, आप इम्पोर्टेंस देंगे, तभी मैसेज के जहन में भी वो एलिवेट होगी, बिल्कुल उसकी ऐसे। एक जो इम्पैक्ट है, इम्प्रेशन बिल्कुल है। ऐसे। जनरली इन लाइफ और इन प्रोफेशन अक्सर ये होता है कि चीज़ें कभी कभार आपके मुताबिक नहीं भी जा रही होती, कोई फेलियर आ जाता है, कोई स्टेपिंग स्टोन आ जाता है, तो तब अपने आप को उन टाइम्स में कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? जिस वक्त भी मुझे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ईदर इन मैन्युफैक्चरिंग साइड, ईदर इन प्रोफेशनल साइड पे कहीं भी जब फेलियर फील हुआ है, आई ऑलवेज ट्राई टू ओवरकम दिस फेलियर विद माई टीम। ओके, मैं अपने सेक्टर एक्सपर्ट्स, अपने टीम मेंबर्स, अगर मैं अपनी प्रोफेशनल साइड पे बैठा हूँ तो मेरे जो बैचमेट्स हैं या मेरे जो एक दो सीनियर्स हैं उनके साथ मेरी कंसल्टेंसी हो जाती है कि यार इसको कैसे लिया जाए, या इंटरनेशनल फोरम्स हैं उनके अंदर मेरी मेंबरशिप्स हैं, मैं उन फोरम्स के अंदर अपनी कंसल्टेंसी फ्लोट करता हूँ और उनके साथ मेरी कंसल्टेंसी फ्लोट होती है कि हाउ टू मैनेज द केसेस। माई फेलियर इज़ माई सक्सेस। मैं इस बात को 100% बिलीवर हूँ कि वो इंसान तो सक्सेस में जा ही नहीं सकता कभी भी जब तक वो फेल नहीं होगा। फेल नहीं होगा, बिल्कुल। भाई आप फेल होंगे तो आप सक्सीड होंगे ना। द मेन फार्मूला इज़ कि अगर आप अपने फेलियर से स्टेप बैक हो जाएंगे तो फिर आप ये समझ लें आपका ज़वाल स्टार्ट हो गया है। और अगर आप अपने फेलियर से ये लर्न कर रहे हैं कि मैंने सक्सीड कैसे करना है, तो आपका फेलियर ही आपकी सक्सीड है। Basically, to keep on going and keep on trying. Given that you are doing so many things at one time, जिसमें आप practice भी कर रहे हैं, then manufacturing है, workshops हैं, trainings हैं, overall आप field के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो उसमें how do you manage your working routine, leadership style किस तरह का है आपका? जिस इंसान का प्रोफेशन उसका पैशन नहीं होगा, उसकी मैनेजमेंट से फर्क है। My profession, either side as a professional doctor, either side as a manufacturer, either side as a trainer, either side as a consultant, these all are my passions. मुझे रात के 2 बजे भी कोई कॉल आ जाती है, किसी चीज़ के बारे में एडवाइस चाहिए होती है, I never get offended. If I am sleeping, मैंने फ़ोन उठाया है तो मैं उसको politely ये कह दूँगा कि मैं I have taken notes, I'll reply you back tomorrow morning. And I think आप more of a team player लगते हैं rather than a boss. 90% I am a team player, 90%. क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कोई भी शख्स दुनिया में सोलो फ्लाइट लेके कामयाब नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। Until unless आप अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, अपनी सक्सेस को डिसेंट्रलाइज्ड करके अपनी टीम के साथ फ्लाई नहीं करेंगे तो यू आर नॉट अ फ्लायर। What is your take on the role of females in the workforce और आपकी कंपनी में कितनी अपॉर्चुनिटी है जो कि अवेलेबल होती है टू फीमेल एम्प्लॉईज, और इस पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड है? We have a policy. Okay. There is no discrimination on genders, there is no discrimination on religion. There is a policy जो फॉल करता है वो उस फॉल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और आई थिंक बहुत ज़्यादा ख़वातीन का रुझान है टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिसिन, तो वो आई थिंक अपॉर्चुनिटी के साथ साथ उनमें टैलेंट भी है और इसलिए वो मुझे भी इस बात की हैरानगी है कि मेरी जितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, केमिस्ट्री लैब्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी लैब्स हैं, वहाँ सारी ख़वातीन ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने टैलेंट को साबित किया है, उन्होंने उसके ऊपर अपनी ग्रिप मजबूत की हुई है। हालांकि मेल भी है उसमें, बिल्कुल, मगर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो शी इज़ ए फीमेल। That's great to know. As a woman, I'm really happy to know that. She is a female and she is MPhil as well. Welcome back to our show. And what is your take on CSR और BM जो है as a company, वो corporate social responsibility के बारे में अगर उनके कोई ventures हैं तो please share with us. देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए तो बीइंग एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी वी आर बाउंड, सिंपल इज दैट। वी आर फुलफिलिंग ऑल द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विच आर बाइंडेड बाय द लोकल लिमिट्स, लोकल लॉज, एंड देन द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विच आर बाइंडेड बाय द इम्पोर्टिंग कंट्री। बिल्कुल। तो हमने सोशल अकाउंटेबिलिटी को
फॉलो करते हुए काम करना होता है, एंड वी आर फॉलोइंग इट. So over the span of 40 years, you have achieved so much. और आपका अपनी फील्ड में एक स्टैंड है, एक नाम है, BM का नाम है. तो जब इतना सक्सेस आपने देखा, इवेंचुअली कभी होता है कि समटाइम्स इट गेट्स टू योर हेड, तो कभी आपको ऐसा फील हुआ तो फिर आप अपने आप को ग्राउंडेड कैसे रखते हैं? या होता है ना, इंसान सक्सेसफुल हो जाए ज़्यादा तो फिर कभी कभी इट कैन गेट टू योर हेड. कभी आपके साथ ऐसा हुआ, और अगर हुआ तो फिर हाउ वुड यू डील विद इट? मैं हमेशा अल्लाह से एक ही दुआ करता हूँ कि मुझे तकब्बर से दूर रखे. और जब मैं अपने जहन में ये चीज़ सोचता हूँ तो मैं हमेशा जब भी कभी इधर उधर खानों पे जाता हूँ ना, तो आई यूज टू ट्राई माई वेरी लोअर लेवल स्टाफ विद मी टू सिट माई ड्राइवर विद माई एंड ईट विद मी. व्हेन आई यूज टू ट्रैवल, माई सबॉर्डिनेट स्टाफ, माई ड्राइवर्स या माई समवन जो हेल्पिंग हैंड होता है हमारा, तो मैं उन्हें एक टेबल पे बैठा के खाना खिलाता हूँ. जो मेरा ब्रेन होता है, जो मेरा हेड होता है, ताकि वो नीचे रहे, वो ये ना फील करे कि मेरे इनके दरमियान एक डिफरेंस है. तो मैं उस डिस्क्रिमिनेशन को अपने ब्रेन में आने की कोशिश करता हूँ कि ना आए. ऑन द अदर हैंड, मेरी अपनी जो पर्सनल फैमिली लाइफ के अंदर भी मेरी कोशिश होती है, सबसे पहले मैं आऊँ, मैं खा रहा हूँ, मैं अपने मुलाजमत से पूछता हूँ कि अभी आप लोगों ने खाना खा लिया है, ठीक हो, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई मसाइल. वो मेरी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि मेरे अल्लाह पाक ने जो मेरे नीचे लोग दिए हुए हैं, अगर दे आर सेटिस्फाइड तो इट मीन्स कि मेरी सक्सेस में उनका भी कोई कंट्रीब्यूशन होगा कहीं ना कहीं. प्रोफेशनली आपको सबसे मुश्किल डिसीजन लेना क्या लगता है? सबसे मुश्किल डिसीजन वहाँ पे लेना डिफ़िकल्ट हो जाता है व्हेन यू आर सराउंडेड बाय योर वेरी मच क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज फैमिली मेम्बर्स. जब वो आपको किसी ऐसे काम के ऊपर फोर्स करे जो टेक्निकली आपका इंस्टीट्यूशन उनको सपोर्ट ना कर पा रहा, तो वहाँ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. एग्जाम्पल कि मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ, बड़े ऐसे दोस्त होते हैं कि यार नहीं, ये बंदे को रखवाओ किसी तरह से. अब आई एम नॉट द पर्सन के जिसने इंटरव्यू करना है, बिकॉज दिस इज नॉट माई फील्ड. आई हैव ए टेक्निकल डिपार्टमेंट, आई हैव HR डिपार्टमेंट. अब HR डिपार्टमेंट भी जो है वो 100% जो है खुद इंटरव्यू नहीं करता. HR डिपार्टमेंट ने अगर IT का बंदा लेना है तो IT एक्सपर्ट होता है बीच में. अब मुझे अगर किसी की जगह पे फ़ोन आ जाता है तो मेरे लिए बड़ा वहाँ पे एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है कि मैं येस करूँ या नो. बेसिकली यू फाइंड गिविंग फेवर्स वेरी वेरी डिफिकल्ट ना, जिस पे मेरिट नहीं है या वो एक प्रोसेस से नहीं गुजरे हैं. अगर जिस दिन आप फेवर स्टार्ट करेंगे उस दिन आपका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा. लिहाजा जब भी आप सोचें, चाहे वो आप अपने लिए कोई फेवर कर रहे हों या मेरे किसी कहने पे कर रहे हों, अब ये सोच के फेवर पे साइन करना कि आई एम साइनिंग ऑन माय डिक्लाइन. दैट इज अ ग्रेट एडवाइस आई थिंक टू एवरीवन हु इज रनिंग कंपनीज एंड वेंचर्स. आपकी ज़िंदगी में प्रोफेशनली, पर्सनली आपके रोल मॉडल या आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है? माय डैड, माय फादर. योर फादर? यस, इट इज. आई हैव सीन हिम इन मेनी वेज, नॉट इन वन वे. मतलब his eating habits, his praying habits, his sleeping habits. एक हैबिट जो मैं नहीं अडॉप्ट कर सका उनकी, जो उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी, कि उन्होंने 1 घंटा दोपहर में लाजमी रेस्ट करनी है, दुनिया इधर की उधर हो जाए. अच्छा. लाजमी सोना. अच्छा. अब मेरे लिए सेल्फ केयरिंग में कोई शक नहीं है कि आई शुड बी ए सेल्फ केयर बिलीवर. मेरी अब सेल्फ केयर के लिए मेरा बहुत सारा स्टाफ मुझे देखता रहता है, वो मुझे ज़बरदस्ती भेज देता है कि सर जाएँ, बहुत देर होगी, जाके रेस्ट करें आपके लिए. लेकिन मेरी एक हैबिट रही है जो अब आके शायद कम हो गई है ड्यू टू माय एज एंड ड्यू टू माय हेल्थ कंडीशन. मैं जिस काम को स्टार्ट करता हूँ मैं उसके एंड तक उस काम को छोड़ता नहीं. So when it comes to BM as a company, क्या आपकी विजन है और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं इसको लेकर? जब BM की बुनियाद रखी गई थी, वो लाइन आज भी मेरा विजन है, and that vision is health for all. That is my one line vision. Sahi. And the future plan for the BM is total automation. Okay. Go into such condition कि जो प्रोडक्ट है, जो मेडिसिन है, उसको जितना कंटेमिनेशन फ्री मैं बना सकूं, I will try my best. Well, I think that is a great aspect, especially given जो field है होम्योपैथी. जैसे आपने इनिशियली भी बोला कि man touch जो है वो minimize होता जाए. That is great. अच्छा, how do you manage your stress when you're feeling very stressed? तो क्या ऐसी कोई एक्टिविटी या कोई हैबिट हो जिससे आप स्ट्रेस रिलीज करते हो? My best habits in the stress is to go out in the garden. Okay. Talk with my birds, to see my garden fruits.
आई हैव अबाउट 5 प्लांट्स विच आर फुली ग्रोन अप प्लांट्स, और मैं उनके फ्रूट को देखता रहता हूँ। फिर मैं चीज़ों पे गौर करता हूँ कि ये जो पत्ता हिल रहा है ये कुछ कह रहा है। अच्छा। ये जो 2 बर्ड्स हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं, इनमें यकीनन कोई गुफ्तगू है जो मैं नहीं समझ पा रहा, जो ये आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। So you're fond of nature? मैं उन ऑफ कोर्स इट इज बिकॉज़ आई एम अ नेचर प्रोड्यूसर एंड आई एम अ फॉन्ड ऑफ नेचर। अच्छा, मुझे बताएं कि फॉर यू व्हाट इज द आइडिया ऑफ हैप्पीनेस? एक इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर अपने आप को खुश रखना चाहता है जी, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड को अगर अंडरस्टैंड कर लेना तो मेरा ख्याल है वो कभी भी ज़िंदगी में परेशान नहीं हो सकता। दैट इज़ योर रिसोर्स एंड मीन्स। डेफिनेटली। अगर मेरे रिसोर्स और मेरे मीन्स जो हैं उसकी लिमिट है 10, बिल्कुल, और मैं उसको करूँ 15, 20, 30, सही कह रहे हैं, तो मेरी हर स्ट्रेस आ जाएगी मेरे ऊपर, मेरे पास हर परेशानी आ जाएगी, ताहयात स्ट्रगल लगी रहेगी। लगी रहेगी। और अगर मेरे पास 10 की डिजिट के अंदर मैं 6, 7, 8 में खेलता रहूँगा तो आई एम एब्सोल्युटली फ्री, देयर इज नो प्रॉब्लम। आई थिंक हमारी जनरेशन, जो यंगर जनरेशन, उनका तो डायलेमा ही ये है। बिल्कुल, दे आर द जनरेशन ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी भी ये फैसला नहीं किया, और ना ही शायद मैं अपनी जनरेशन अगली को भी ये एक वसीयत और नसीहत करके जाऊंगा, ना सिर्फ अपनी को बल्कि बाकियों को भी, कि अपनी ज़िंदगी के फैसले, अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना पहनना, खाना सोना बिछोना जी किसी दूसरे को देख के मत करें, उसको करें अपने पेरेंट के सोर्स और रिसोर्स की बुनियाद। दिस इज अ ग्रेट एडवाइस। फिर आप तंग नहीं होंगे। गुस्सा जो है वो कितना आता है, नहीं आता है, और अगर आता है तो हाउ डू यू मैनेज इट? मेरा जो गुस्सा है उसका इजहार मेरे पास जो है ना, बेहतरीन इजहार वो एक है, और मैं हमेशा ही वही करता हूँ, दैट इज साइलेंस। साइलेंस? उसकी वजह क्या है कि मेरे नुक्ता नज़र में या मेरी अप्रोच में मेरा जो साइलेंस है ना, वो मेरा रिप्लाई है गुस्से का उस शख्स के लिए, बिल्कुल, कि जो मेरे से जवाब करके ये चाह रहा है कि मैं ब्लो करूं, क्योंकि व्हेन आई विल स्टार्ट ब्लोइंग तो डेफिनेटली आगे से भी ब्लो आएगा, बिल्कुल। और अगर वो नेचुरल लेवल का बंदा है तो वो मेरे पे तो ब्लो नहीं करेगा, लेकिन वो जहाँ बैठेगा 50 बंदों में, वो वहाँ वो ब्लो करेगा जो मेरे लिए ज़्यादा पॉइजनिंग होगी। तो माई साइलेंस विल सेव मी फ्रॉम एवरी सच काइंड ऑफ ब्लोइंग। बल्कि आज ही मेरी जो बेटी डॉक्टर है, वो आज ही मुझे कह रही थी, पापा भाई ये सो चिल। अच्छा। अब किसी बात पे मैं कहा, बेटा चिल नहीं, आप ये सोचो कि जो शख्स आपसे जो बात कहलवाना चाह रहा है, उगलवाना चाह रहा है, अगर आप उगल गए तो व्हाट इज इन योर हैंड, आपकी बात तो निकल गई। तो साइलेंस इज बेस्ट रिप्लाई। So, given that you have a very busy schedule and बड़ा एक busy profession है आपका, तो personal life और professional life को कैसे balance में रखते हैं आप? मेरी इस professional career में अगर मेरी इस वाइफ की मुझे सपोर्ट ना होती तो मैं ये बरमला कहता हूँ कि मैं आज जिस पेडेस्टल पे हूँ शायद मैं इससे कोई 40-30% नीचे होता, क्योंकि उसकी टोटल सपोर्ट, उसका मुझे टोटल ये टाइम देना और अपना टाइम कुर्बान करके मुझे देना, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता। कि जिस वक्त तक मैं जस्ट एक अमानुल्लाह बिस्मिल था, जिस वक्त तक मैं एक पब्लिक फिगर नहीं था, तब तक मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी। When मैं एक नेशनल फिगर बन गया, मैं एक इंटरनेशनल फिगर बन गया, बिल्कुल, तो फिर बुनियादी तौर पे जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो फिर आप कौम की अमानत बन जाते हैं, फिर आपके ऊपर कौम की ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, और उस कौम के अंदर ही आपके भी बच्चे भी आ जाते हैं। हर प्रोफेशनल पर्सनालिटी के वेज होते हैं, वीकली डिनर कर लिया या कहीं हॉलिडे पे साल में एक दफ़ा चले गए, वो मेरे ख्याल वहाँ से वो बैलेंस आउट हो जाती है। वो है, बिल्कुल है। आई हैव बीन गोइंग ऑन इंटरनेशनल टूर्स विद माय चिल्ड्रन, विद माय फैमिली। अब क्योंकि बच्चे 2 शादीशुदा हो गए, मगर ये है कि इवन देन उनके साथ भी मैं अपनी हॉलिडे प्लान कर लेता हूँ। अच्छा, सो टेल अस अबाउट योर रीडिंग हैबिट्स। आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और ऐसी कोई बुक जो आप हमारी ऑडियंसेस को सजेस्ट करना चाहें? अगर आप मुझे ये कह दें कि मैं एक किताबी कीड़ा हूँ तो शायद ये बहुत दुरुस्त हो। आई हैव मोर देन 2000 बुक्स इन माई लाइब्रेरी। आजकल तो लाइब्रेरी का दौर नहीं रहा, बट आई हैव माई लाइव लाइब्रेरी। अभी भी मेरी डेस्क पे, मेरी साइड डेस्क पे, मेरी टेबल पे, मेरे ऑफिस टेबल पे 2, 3, 4 किस्म की किताबें चल रही होती हैं, और मोस्टली जिन किताबों में मेरा इंटरेस्ट होता है वो होता है वर्ल्ड लीडरशिप के ऊपर। मैं वर्ल्ड लीडरशिप को बड़ा क्लोजली स्टडी करता हूँ, और उन चीज़ों को देखते हुए आई हैव स्टार्टेड माय ओन बायोग्राफी अबाउट 2 years बैक। ओके, नाउ टू सम इट अप, अगर आपको बताना हो अभी तक की आपकी ये जो जर्नी रही है 40 years की, प्रोफेशनल, पर्सनल, इससे आपने क्या सीखा? तो मेरे फादर मुझे एक एग्जाम्पल देते होते थे हाथ रख के टेबल पे, वो कह रहे थे कि जो तुम्हारे इस हाथ के नीचे है ना,
वो तुम्हें पता है, जो इसके बाहर है ना उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ। तो जो तुमने सीखना है ज़िंदगी में, जो तुम जिस चीज़ों को बिलीव करोगे, जो तुम अपने हाथ से करोगे, जिस चीज़ को तुम दूसरों की रिलायंस पे करोगे, उसकी परफेक्शन और उसकी करेक्शन पे तुम्हारा कोई नहीं होगा। और मैंने यही सीखा है कि जो कुछ मैं ये कर रहा हूँ या करवा रहा हूँ, ये बुनियादी तौर पे वो रिलायंस है जो मुझे मिली हुई है, और वो लोग जो मेरे साथ इसमें मिल के काम कर रहे हैं, वो मुझे वो रिलायंस से श्योर करते हैं कि हम भी इसी हाथ के नीचे, इसलिए उसकी कामयाबी भी मिलती है। अच्छा, ऑन एन एंडिंग नोट आई वुड वांट कि हमारी जो यंगर जनरेशन है, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज, कोई एडवाइस, स्पेशली जो लोग होम्योपैथी की फील्ड को परस्यू करना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? मैं चाहूँगा कि मेरी जो यंग जनरेशन, मेरी जो यूथ पीछे आ रही है, ईदर वो होम्योपैथिक प्रोफेशन में आ रही है और ईदर वो किसी और प्रोफेशन में जा रही है, अगर उन्होंने अपनी लाइफ में अपने आप की सक्सेस देखनी है और वो ये चाहते हैं कि हमारी सक्सेस के अंदर हमें कम से कम मसाइल पेश आएँ, तो वो पहली चीज़ अपने ब्रेन में ये फिट करें कि भाई मैं जो कर रहा हूँ किसी दूसरे को देख के नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मीन्स में और अपनी जुस्तजू में कर रहा हूँ। आपकी जुस्तजू जेन्युइन है, आपकी सोच, अप्रोच, आपकी वर्किंग अगर 100% आपकी जुस्तजू के साथ चल रही है और फिर आप अपने मीन्स में चल रहे हैं, तो उनका फेलियर मिनिमाइज हो जाएगा। Thank you so much for taking out time for us, and we definitely learned so much from this conversation. It was a pleasure to have you on our show. I really appreciate it. Thank you. So this was a conversation with Dr. Amanullah Bismil. Definitely मैंने बहुत कुछ सीखा, आप सब ने बहुत कुछ सीखा होगा, especially होम्योपैथी की फील्ड के बारे में, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या बेनिफिट्स हैं. It was really a very learning experience. And for more such conversations, keep on watching our show, Meet the CEO, only on Discover Pakistan.